हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में कुछ स्टैटिक जीके को लेकर। टॉप 10 के प्रश्न होंगे और उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी होंगे। वो नोट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए। क्वेश्चन से ज़्यादा नोट इंपॉर्टेंट है और नोट्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो सेशन को लास्ट तक देखिए। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषा को दर्जा दिया गया है? 6। ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका हो गया, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी शास्त्रीय भाषा है? तो 6 है। और पहली शास्त्रीय भाषा जो थी वो थी तमिल। ठीक, सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा भी पूछी जा सकती है, तो वो है 2014 में जिसे जोड़ा गया है, वो है ओडिया। ठीक, तो उड़ीसा जैसे क्षेत्रों में बोली जाने वाली वहां पे जो भाषा शास्त्रीय भाषा है वो है ओडिया। ठीक है, ये शास्त्रीय भाषाएं जो है वो किसी भी राज्य विशेष में बोली जाने वाली भाषा है और इस विशेष क्षेत्र में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो अपने प्रचलन को, अपने जो समाज में चली आ रही हैं उन मान्यताओं को प्रेरित करती हैं। इन भाषाओं से जो लोग कहते हैं कि भारत जो है विविधताओं का देश है, तो यहाँ पर ये भाषा भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे आप किसी विशेष क्षेत्र राज्य में जाते हैं तो उस विशेष क्षेत्र राज्य में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं वो उस क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग बताती है, विशिष्ट बताती है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहली शास्त्रीय भाषा थी तमिल, सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा है ओडिया जिसे 2014 में जोड़ा गया है, और अगर 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं। ठीक, अब हम 22 भाषाओं के बारे में जानते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है और 22वीं भाषा में जो सबसे लेटेस्ट 4 नवीनतम भाषा जो है वो है मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिली, संताली, बोडो, डोगरी भारत की नवीनतम 4 भाषाएं हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ, ये नवीनतम 4 भाषाएं जो हैं वो बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो 22 भाषा कुल मिलाकर 22 भाषा होती है और ये 22 भाषाओं में मैं आपको बताती हूँ कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। ध्यान रखिएगा, हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा, और इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी को कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया गया है। अंग्रेजी केंद्र सरकार की तथा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मान्यता है कि जो स्वतंत्रता के बाद से लगभग 15 वर्ष तक जो है वो अंग्रेजी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानी जाएगी। लेकिन आज भी केंद्र सरकार के द्वारा तथा आप जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कुछ भी वर्क देखते हैं तो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है अंग्रेजी। तो ध्यान रखिएगा, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो 22 भाषा के बारे में बताया, 6 शास्त्रीय भाषा के बारे में, और सबसे नवीनतम अगर भाषा बात करें तो 4 है, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो इतने नोट मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक और नोट आप जानते रहिए, वो है भारत में अगर वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वो है 12। तो देखिए, इस एक क्वेश्चन से लगभग मैंने आपको 5 से 6 पॉइंट बताए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट। फिर से आगे है क्वेश्चन, भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। तो यानी 3 देश ऐसे हैं जो भारत की स्थल और जल दोनों सीमा से लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं भारत का एकमात्र पड़ोसी देश अफगानिस्तान के बारे में, जिससे भारत का एकमात्र राज्य, जो पहले राज्य था अब केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, लगता है। यानी भारत का एकमात्र पड़ोसी देश अफगानिस्तान, जिससे भारत की केवल एक यूटी सीमा से लगती है, वो है जम्मू कश्मीर। अब जम्मू कश्मीर के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो 31 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 2019 में यहां से धारा 370 हटाई गई और 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर जो है 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित हो गया। अब वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। ठीक, अब हम थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में। तो भारत की जो सर्वाधिक सीमा लगती है किसी विशेष देश के साथ, तो वो है बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत की सिंधु जल समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ सिंधु जल समझौता। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। वहीं म्यांमार की बात करें तो भारत का जो पूर्वोत्तर राज्य है उसमें म्यांमार देश की भूमिका जो है वो तिब्बत वाले क्षेत्रों के आसपास के लगती है, जो पर्वतीय नगर के लिए बहुत ही विख्यात है। और वहीं पर जो है वो भारत के कुछ महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं हैं जो एक म्यांमार से भारत को अलग करती हैं, और वहां पर जो है भारत के सैनिक वहां पर
सुरक्षा देते हैं और वहाँ के जो सैनिक हैं वहाँ की। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश 3 हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। अफगानिस्तान एकमात्र पड़ोसी देश है जिसे भारत की केवल एक सीमा रेखा लगती है, वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का नवीनतम यूटी बना हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 को वहाँ से धारा 370 हटी, उसके बाद से ये यूटी में कन्वर्ट हुआ। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और भारत में, और मैंने बता दिया कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहाँ पर सिंधु जल समझौता की अगर बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत की सर्वाधिक सीमा रेखा अगर बात करें तो कौन सा देश लगता है, तो वो है बांग्लादेश। वहीं पर बांग्लादेश के चारों तरफ, तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र राज्य की अगर बात करें भारत का, तो वो है त्रिपुरा। तो इतना नोट मैंने आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बताया। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो देखिए ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई हो गई है 15,200। यहाँ पर एक छोटा सा, बिल्कुल एक छोटा सा नन्हा सा मैप बनाते हैं और उस मैप के माध्यम से कुछ चीज़ें हैं आपको हम बताते हैं। थोड़ा सा मैप ऐसा ही समझ लीजिए। भारत के ठीक बीचों बीच जो गुजरने वाली रेखा है वो है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शन में कोई एक राज्य का नाम नहीं देगा और बता देगा कि किससे वो नहीं गुजरती है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये 8 राज्य हो गए जिससे भारत की कर्क रेखा गुजरती है, ठीक, बीचों बीच। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया भारत का पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी, ये उत्तर और ये दक्षिणी। ठीक है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पूर्वोत्तर अगर बात करें, पूर्वी बिंदु अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए सबसे अगर राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश राज्य हो गया, और यहाँ पश्चिमी बिंदु की अगर बात करें तो गुजरात हो जाता है। तो किबिथु यहाँ का जो है सबसे, भारत का पूर्वी बिंदु अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो होता है वो है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक, ये नाम याद रखे रहिएगा। पश्चिमी की अगर बात करें तो गौर माथा इसी का नाम देता है, कभी कभी गौहर माथा भी दिया है, गौर माथा ये नाम है गुजरात में, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जाना जाता है। यहाँ पर इंदिरा कॉल हो गया, और लास्ट में यहाँ कन्याकुमारी के पास जो है वो है इंदिरा, मतलब देखिए केप कैमोरिन भी कहा जाता है और पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हो गया है इंदिरा कॉल। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट मैंने आपको बता दिए, चारों बिंदु इंपॉर्टेंट है। ध्यान से फिर से सुनिए। स्थल सीमा की लंबाई 15,200, ये पूर्वोत्तर बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु गौरमाथा, इंदिरा कॉल, और यहाँ हो गया पिग्मिलियन पॉइंट, या इसी को केप कैमोरिन कहते हैं, जो कन्याकुमारी में स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, वायुयान के टायरों में भरी जाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन वायुयान के टायरों में क्यों भरी जाती है? क्योंकि कम दबाव वाली गैस होती है, और दूसरा ये जो होती है ये शीत हवा होती है, यानी ये ठंडी हवा होती है। यानी नाइट्रोजन की अगर बात करें तो ठंडी हवा होती है, इसी कारण इसे टायरों में भरा जाता है। क्योंकि टायर, जब वायुयान के टायरों में जब वो घर्षण होता है तो इसमें आग नहीं लगती है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है कि नाइट्रोजन भरी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें घर्षण के कारण, जब आप देखते हैं कि जब किसी चीज़ में घर्षण होता है तो आग लगने की संभावना क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन ये घर्षण में नाइट्रोजन गैस भरे होने के कारण, घर्षण के कारण भी टायरों में आग नहीं लगती है। इस कारण वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। वहीं पर वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस भी नाइट्रोजन है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर ऑक्सीजन मानव द्वारा ली जाने वाली प्राणवायु गैस के नाम से जाना जाता है। CO2 मानव द्वारा निकलने वाली गैस होती है, यानी मानव के द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस जो होती है वो CO2, और ली जाने वाली गैस जो होती है वो ऑक्सीजन। और बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है वो, हम जैसे ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं पर पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही आदान प्रदान चलता रहता है। इस कारण कहा जाता है कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन मिल सके। वहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि रात में पेड़ के नीचे सोने से क्यों मना किया जाता है? क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वो विमोचन करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये भी देखिए मैंने आपको नोट में ही बताया हुआ है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। आगे है क्वेश्चन, कृत्रिम सांस देने के लिए किन दो गैसों का मिश्रण दिया जाता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैस जो होती है वो कृत्रिम सांस को देने के लिए, कृत्रिम सांस यानी जब आप देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को स्थिति बहुत खराब हो जाती है, अब आप उसको एक आर्टिफिशियल
सांस जो देते हैं उनमें दो गैसें होती हैं। एक होता है ऑक्सीजन, जो एज इट इज़ मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्राणवायु गैस होती है। वहीं पर हीलियम भी दी जाती है, ये सबसे हल्की वायु मानी जाती है और ये गुब्बारों वगैरह में भी भरी जाती है। आपने देखे होंगे कि हीलियम भरे हुए गुब्बारे जो होते हैं वो आकाश में उड़ते बहुत आराम से दिखाई देते हैं और छोड़ देने पर वो तुरंत उड़ जाते हैं, तो ये बहुत हल्की गैस भी मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, मलहम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए मरकरी ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, HgO इसका सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो मलहम बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मरकरी ऑक्साइड का। जहर भी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पॉइजन में भी किसका प्रयोग किया जाता है? HgO का, यानी मरकरी ऑक्साइड का। अब मरकरी के बारे में थोड़ा सा हम जान जाते हैं। मरकरी की अगर हम बात करते हैं, इसको हम कहते हैं पारा, ठीक है, जो हमें धातु तो है पर एक द्रव धातु के रूप में जाना जाता है, यानी कमरे के तापमान में ये एक ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा। ध्यान रखिएगा, इसको इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। और आपको पता है कि इसके लैटिन नाम के आधार पर अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम के आधार पर इसका जो सूत्र होता है, जो माफ करें सूत्र नहीं, जिससे इसको डिनोट करते हैं, वो होता है Hg। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे क्वेश्चन, बिजली का बल्ब बनाने में व फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाता है, ये भी एक गैस है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। बिजली का बल्ब बनाने और फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है क्रिप्टॉन का, ठीक। आगे है क्वेश्चन, नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद में है? उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 1984 ये सन भी याद रखे रहिएगा, यही स्थापना हुई थी। नवाबगंज पक्षी विहार किस जनपद में है? उन्नाव में है। वहीं पर सुरहा ताल की अगर बात करें तो सुरहा ताल अगर बात करें तो ये है बलिया में, ये भी उत्तर प्रदेश का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ पर है? तो बलिया में है, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। वहीं पर कभी कभी आपसे पूछा जाता है अर्गा भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी आपसे नवाबगंज पक्षी विहार पूछा जाता है। सबसे लेटेस्ट अगर हम बात करें तो सुरहा ताल अभी प्रीवियस ईयर में किसी परीक्षा में आया हुआ था कि सुरहा ताल, ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार सुन लीजिए। सुरहा ताल अगर बात क्वेश्चन पूछे, सुरहा ताल किस राज्य में, किस जनपद में है या किस जिले में? तो बलिया में है, ध्यान रखिएगा। ये यूपी का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला माना जाता है बलिया। तो और नवाबगंज पक्षी विहार तो 1984, ध्यान रखिएगा। स्थापना वर्ष जो है नवाबगंज पक्षी विहार का स्थापना वर्ष का है 1984, ध्यान रखिएगा। एक जो पक्षी विज्ञान सलीम अली के नाम से जाना जाते हैं, पक्षी वैज्ञानिक के नाम से सलीम अली अगर आपसे पूछे कि सलीम अली उद्यान कहाँ पर है, तो एक ध्यान रखिएगा आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है और एक आता है गोवा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो क्वेश्चन जिस हिसाब से भी आए आपसे पूछे तो आप बता सकेंगे, ठीक है। अगर पक्षी वैज्ञानिक के नाम से तो सलीम अली का नाम जो है वो पक्षी वैज्ञानिक के नाम से जाना जाते हैं। और अगर आपसे पूछे कि कहाँ पर है, तो एक तो आपका श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ता है और एक उन्हीं के मतलब नाम से बना हुआ है जो है वो है गोवा में। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि एक पॉइंट से लगभग मैंने कई क्वेश्चन आपको बताए हुए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो वो है केबल लामजाओ, मणिपुर में है। ये संघाई हिरण के लिए भी फेमस है, ध्यान रखिएगा। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क अगर बात करें तो वो है केबल लामजाओ, जो मणिपुर में है, ध्यान रखिएगा मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क यानी एक ऐसा पार्क है जो बिल्कुल नदी पर बना हुआ है और तैरता। देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड जो दिया है, इस कारण चूंकि विश्व का एकमात्र है और भारत में है, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं मणिपुर में इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये संघाई हिरण के लिए भी फेमस है, ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, भुवाली पर्वतीय नगर किस राज्य में है? उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है। भुवाली पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। ये भारत का एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्वतीय नगर है जहां पर दूर दूर से विदेशी जो है वो आते हैं, पर्यटक आते हैं, पर्यटक केंद्र बना हुआ है, बहुत ही
लोगों की बहुत भीड़ होते हैं, सैलानी भी बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ का मौसम या यहाँ का नज़ारा देखने के लिए। चूँकि पर्वतीय नगर है तो इसकी सुंदरता को देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। तो देखिए ये टॉप 10 क्वेश्चन थे। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे प्रश्न के लिए बिल्कुल आप रेडी रहिए क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।